नमस्कार श्रोताओं, जैसे कि आप सभी को मालूम है 16 मार्च को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आदर्श आचार संहिता लागू की गई है। देश भर में 7 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण में आगामी 19 अप्रैल को पश्चिम उत्तर प्रदेश के शामली जिले की कैरान लोकसभा सीट पर मतदान होगा। आज हम पहुंचे हैं शामली जिला मुख्यालय में, जहां पर हमारे साथ मौजूद है शामली के जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अनित जी। सर, मेरा पहला सवाल आदर्श आचार संहिता को लेकर ही है। चुनाव के समय जब अधिसूचना जारी होती है तो ये भ्रम की स्थिति रहती है कि इसमें जन कल्याणकारी कार्य रुक जाएंगे, हमारे काम नहीं होगा। तो सर, आचार संहिता का प्रभाव कहाँ पड़ता है और कहाँ नहीं? देखिए, आचार संहिता का जो अनुपालन है वो इलेक्शन अनाउंस करने के समय से ही शुरू हो जाता है। इसमें जनरली ये होता है कि जो नई नीतिगत निर्णय हैं वो नहीं लिए जाते, अदरवाइज़ जो काम चलते रहे हैं वो कंटिन्यू करते रहते हैं। और उदाहरण के तौर पर अगर हम बताएं तो अगर किसी स्कीम के लाभार्थी हैं, उनका चयन पहले ही हो गया है तो उसके आगे की प्रक्रिया चल सकती है। इसके अतिरिक्त केस टू केस बेसिस पर जो भी हमारे सामने केस आते हैं, हमारे जनपद में एक समिति गठित है, वो देखती है कि इस प्रकरण से आचार संहिता का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है और उसी हिसाब से हम फिर आगे कार्रवाई करते हैं। सर, जैसे त्योहारी सीजन शुरू हो गया सर, नवरात्र भी शुरू हो चुका है और ईद का त्यौहार भी है सर, और इसके साथ में सर वैवाहिक कार्यक्रम, धार्मिक अनुष्ठान भी होते हैं। तो ऐसे में क्या आचार संहिता का मतलब उसमें कोई रहेगा कि भाई उसको अनुमति लेनी पड़ेगी या कोई इसके लिए अलग नियम बनेगा? किसी भी प्रकार के जो पॉलिटिकल कार्यक्रम होते हैं उनके लिए अनुमति चाहिए होती है, और इसके अलावा जो रूटीन कार्यक्रम है, अगर कोई शोभा यात्रा निकलनी है तो उसके संबंध में जो परंपरागत कार्यक्रम होते हैं उनकी परमिशन मिलती है। और उसके लिए भी जो हमारा सिस्टम पहले था वैसे ही है, एसडीएम के यहाँ पे जाके लोग अप्लाई कर सकते हैं और उनके कार्यक्रम के हिसाब से देखा जाता है कि अनुमति दी जा सकती है अथवा नहीं। और यदि अनुमति दी जाती है तो उसमें परमिशन की जो कंडीशंस होती हैं वो क्लियरली बता दी जाती हैं ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। जी सर, बिल्कुल। सर, जिला प्रशासन निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए सर पूरी मुस्तैदी से जुटा हुआ है हमारा। यदि फिर भी कहीं कोई हिंसा झगड़ा या कोई घटना घटित होती है, कोई किस तरह की कोई सूचना आती है, तो उसके लिए सर मतदाता कहाँ और किस तरह से मतलब शिकायत करेगा या कोई ज़रूरी सूचना प्रशासन को दे? मतदाताओं के लिए बहुत सारे कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम्स आयोग की तरफ से बनाए गए हैं, जैसे कि 1950 एक हेल्पलाइन नंबर है, उस पर फ़ोन करके मतदाता बता सकते हैं। यदि किसी को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन दिखाई देता है तो वो सी विजिल ऐप के माध्यम से भी कंप्लेंट कर सकता है। उस ऐप को आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं, उससे लाइव फ़ोटो वीडियो बनाकर अपलोड कर सकते हैं और इसमें 100 मिनट के अंदर अंदर हमारे जो फ्लाइंग स्क्वाड हैं या सेक्टर ऑफिसर्स हैं वो वहाँ मौके पे जाते हैं और उस उल्लंघन को चेक करते हैं। यदि उल्लंघन पाया जाता है तो उसके संबंध में अग्रिम कार्रवाई होती है। जी सर। सर, मतदाता सहभागिता के लिए जिला प्रशासन की ओर से लगातार कार्यक्रम वैसे चलाए जा रहे हैं और इसके लिए कई रैली और हमारे जनपद में जो है 10 दिन का आपने कार्यक्रम भी चलाया है। तो मतदान केंद्रों पर सर मतलब क्या व्यवस्थाएं रहेंगी? जैसे महिला है, दिव्यांग है, बुजुर्ग है, ताकि उन्हें बेहतर सहूलियत मिल सके, उसके लिए सर क्या प्रबंध है? मैं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी हमारे जनपद के वोटर्स को बताना चाहूँगा कि हमने सभी बूथ पर एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रखा है, जिसमें जो भी लोग वोट देने आएंगे उनके लिए छाया, पानी, टॉयलेट, इस प्रकार की सभी मूलभूत सुविधाएं रहेंगी। इसके अलावा पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग कतार रहेंगी। जो बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं या फिर अगर कोई दिव्यांग हैं या फिर कोई महिलाएं हैं ऐसी हैं जिनके पास बहुत छोटे बच्चे हैं, इस प्रकार से जिन लोगों को वरीयता देने की ज़रूरत है उनको भी लाइन में वरीयता दी जाएगी ताकि वो जल्दी से अपना मतदान के अधिकार का प्रयोग कर सकें। और उसके अलावा लाइन भी इस तरह से हम संचालित करेंगे कि महिलाओं को जल्दी हम उनको इनेबल करें अपना वोट देने के लिए। ओवरऑल ये पूरी कोशिश रहेगी कि किसी भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा वेट न करना पड़े। इसी क्रम में हर बूथ के बाहर जो वोटर असिस्टेंस बूथ होता है, जो बीएलओ बनाते हैं, इस बार ये भी है कि उनके पास एक अल्फ़ाबेटिकल क्रम में मतदाता सूची रहेगी उपलब्ध। तो अगर किसी को अपना मतदाता सूची में क्रमांक संख्या नहीं पता है तो वो अपने नाम के आधार पर अल्फ़ाबेटिकल सूची में जल्दी पता कर सकता है, जिससे कि उसको वोटिंग प्रोसेस में उतना ही कम समय लगेगा। सर, कई बार चुनाव में अक्सर ये शिकायतें आती है कि वहाँ पे फर्जी मतदान हो गया है या कोई वोट दूसरे का कोई डालकर चला गया है। अक्सर कुछ मतलब ये बातें आती है कि भाई कोई पर्दे में आया है और वो उसकी पहचान नहीं हो पाई है। तो सर,
ऐसे मतलब बेहतर तरीके से मतदान हो, ताकि सही तरीके से वोट डले, तो उसके लिए सर क्या प्रबंध है? इसमें मैं ये सभी वोटर्स को बताना चाहूँगा सबसे पहले तो कि आयोग की तरफ से 12 ऐसे आइडेंटिटी कार्ड हैं, उनको नोटिफाई किया गया है जिनको यूज़ किया जा सकता है अपनी पहचान को स्थापित करने के लिए इलेक्शन के दिन। उसके संबंध में हमने पहले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके भी सबको सूचना दी थी, और अभी इलेक्शन से कुछ दिन पहले हम दोबारा सबको बताएंगे। तो जितने भी हमारे वोटर हैं उनमें से एक पहचान पत्र ज़रूर रखें। इसके अलावा जितने भी बूथ होते हैं वहाँ पर सभी उम्मीदवारों के एजेंट्स भी होते हैं, तो उनके पास भी ये ऑप्शन रहता है कि वो चाहें तो चैलेंज कर सकते हैं किसी की आइडेंटिटी को लेकर कि ये मतदाता वो नहीं है जो बता रहे हैं। तो ऐसे में सभी के लिए वहाँ पर जो मतदान कार्मिक होते हैं, उसमें पुरुष और महिला मतदान कार्मिक दोनों होते हैं, वो भी चेक कर सकते हैं चाहें तो। और यदि कोई किसी का इम्पर्सनेशन करता हुआ पाया जाता है कि कोई गलत कर रहा है या फिर दूसरी बार वोट देने आ गया है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ विधिक कार्रवाई भी होती है। जी सर, बिल्कुल। सर, कुछ मतदाता चुनाव वाले दिन समझते हैं कि आज तो छुट्टी है भाई, आज पिकनिक मना लेते हैं, चलो आज मूवी देखते हैं, या फिर किसी कार्यक्रम अपना बाहर का टूर घूमने का मना लेते हैं। तो सर ऐसे मतदाताओं को भाई वे 100% अपना वोट डाले, तो उसके लिए सर प्रशासन की तरफ से क्या, मतलब उन्हें किस तरह से जागरूक किया जा रहा है सर? इसमें जो सबसे पहले तो जैसा आपने बताया, इलेक्शन वाले दिन हम छुट्टियां रखते हैं, और बल्कि जो प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनके साथ भी बैठक करके हम सबको बता रहे हैं कि आप भी अपने अंडर जितने भी स्टाफ हैं जो लोग काम करते हैं उनको छुट्टी अवश्य दें, और सवैतनिक अवकाश हो, किसी की वेजेस न काटी जाएं, जिससे कि वो अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग कर सकें। मैं ये सब ज़रूर वोटर्स को कहना चाहूँगा कि यदि आपने उस छुट्टी वाले दिन कुछ प्लान कर रखा है तो भी पहले आप वोट दें सुबह जाकर अपना, और जब आपका वोट पड़ जाए उसके बाद ही आप बाकी प्लान बनाएं, क्योंकि ये जो आपके पास मौका है ये बहुत ही एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है। पूरी दुनिया में ऐसे सभी देश नहीं होते जहाँ पे इतना फ्री लोकतंत्र हो जितना हमारे देश में है, और ऐसे हज़ारों लोग हैं जो कि हमारे जनपद में ही जिनकी ड्यूटीज़ लगी हुई हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा वातावरण सबको मिल सके जिसमें वो अपना वोट डाल सकें फ्री और फेयर तरीके से। लेकिन ये सब मेहनत और कोशिशें तभी रंग लाएंगी, ये तभी सफल होंगी जब वोटर अपना वोट डालें। जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। प्रथम चरण में सर जैसे चुनाव है 19 अप्रैल को हमारे यहाँ, तो घर घर वोटर पर्चियाँ पहुँचाते हैं, कुछ प्रत्याशी पहुँचा देते हैं सर, BLO के माध्यम से पहुँचा दी जाती है। लेकिन फिर भी अगर कहीं किसी घर पर्ची पहुँच नहीं पाई या किसी की पर्ची मिस हो गई सर, तो वो कैसे उसे मालूम करे कि हमें अपना वोट है नहीं है हमारा मतदाता सूची में सर? इसमें जैसा कि आपने बताया, अभी हमारे यहाँ पर प्रथम चरण में है इलेक्शन, इसलिए BLOs के माध्यम से वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप और वोटर गाइड, इन दोनों का वितरण शुरू हो गया है। ये अभी चल रहा है, करीब आधा हो गया, बाकी सबका भी वितरण हो जाएगा। लेकिन अगर किसी कारण से कोई व्यक्ति अपने घर पे नहीं थे और उनको ये मतदाता सूचना पर्ची नहीं मिल पाई, तो भी उन्हें हताश होने की ज़रूरत नहीं है। यदि उन्हें अपना मतदाता सूची में अपना क्रमांक संख्या देखना है या फिर पोलिंग बूथ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखनी है, तो वो DEO पोर्टल पे देख सकते हैं, मतलब हमारी वेबसाइट पे। और इसके अलावा जब वो बूथ पर जाएंगे तो जैसे मैंने बताया था, वो अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट भी होती है, वहाँ से वो अपना सीरियल नंबर जल्दी पता कर सकते हैं, और बाकी सब इन्फॉर्मेशन भी उनको बूथ पर मिल जाएगी। अगर उनको वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप नहीं भी मिली है तो भी इससे उनके मतदान करने के अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। जी सर। सर, हमारे ज़िले के बहुत से लोग और अन्य ज़िलों के भी बाहर नौकरी करते हैं, बाहर काम करते हैं। काफ़ी प्रवासी श्रमिक है जो हमारे बागपत में या पानीपत में या हरियाणा, उत्तराखंड कहीं भी, मतलब वे अपनी नौकरी करते हैं, कोई जॉब करते हैं, कोई प्रवासी मजदूर भट्टा पे भी काम करते हैं। तो सर उनके लिए क्या प्रबंध है सर? वे कैसे मतदान करेंगे? कोई प्रशासन ने उनके लिए कोई योजना बनाई है सर? इसके लिए हमने, जो हमारे हरियाणा स्टेट से 2 जनपदों का बॉर्डर लगता है, पानीपत और करनाल, उन दोनों के साथ हमारी बैठक हुई थी। तो हमने वहाँ की जिला प्रशासन से भी ये अनुरोध किया है कि वो अपने अंतर्गत आने वाले ऐसे सभी जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं या फिर बाकी साइट्स हैं जहाँ पर हमारे जनपद के वोटर काम करते हैं सीजनली माइग्रेशन करके या अदरवाइज़, तो उनको सवैतनिक अवकाश दें और उनको प्रेरित करें कि वो अवश्य अपना मतदान करें। यहाँ इसी प्रकार से जो हमारे जनपद के होंगे उनके लिए भी हम बैठक करके उनको ये निर्देश देंगे, ताकि अन्य लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में भी जो वोटर हमारे यहाँ पर हैं उनको भी मौका मिल सके कि वो अपने होम कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएं और वोट डालें।
सर, लोकसभा जो चुनाव है इसमें युवाओं की भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है सर। हमारे जनपद में भी करीब 23,000 युवा पहली बार मतदान करेंगे। तो सर, मतदान में युवा किस तरह से अपना योगदान दे सकते हैं, आप क्या मानते हैं सर? ये निर्वाचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका वोटर की होती है और सबसे आसान काम भी वोटर का ही है। बाकी हम देखें तो पोलिंग बूथ पूरा प्रशासन बनाता है और आयोग के निर्देश पे पोलिंग बूथ बनता है, उस पर पोलिंग पार्टीज जाती हैं, पूरा सिक्योरिटी अरेंजमेंट होता है, प्रोटोकॉल फॉलो होता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन इंश्योर कराए जाते हैं। ऐसे में वोटर को बस ये चाहिए कि वो अपने घर से बाहर निकले और बूथ पर आए। बूथ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, किसी प्रकार की उनको कोई समस्या नहीं होगी और उनको एक अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट दिया जाएगा जिसमें वो अपना वोट डाल सकें। तो युवाओं के लिए हमारे लोकतंत्र के विकास में कंट्रीब्यूट करने के लिए सबसे अच्छा और आसान तरीका यही है कि आप अपने घर से बाहर अवश्य निकलें 19 तारीख को और वोट ज़रूर दें। जी सर, बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी सर। चलते चलते आप आकाशवाणी के माध्यम से श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो आकाशवाणी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप अपने प्लेटफॉर्म को इतने इम्पॉर्टेंट पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं हमारे जनपद के युवा, बुज़ुर्ग मतदाता, पुरुष, महिला, थर्ड जेंडर, दिव्यांग, जितने भी मतदाता हैं, मैं सभी से ये अपील करना चाहूँगा कि आप 19 तारीख को अपना वोट ज़रूर डालें। आपका वोट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपके वोट के लिए ही ये सब इलेक्शन की कार्रवाई चल रही है और ये तभी सक्सेसफुल होगा जब आप अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे। जिले में सकुशल, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने को लेकर जानकारी दे रहे थे शामली के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अनुज जी।